हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अवर जीडीसी नर्सिंग क्लासेस। मैं रोजप्रीत कौर। तो आज हम पढ़ेंगे हाइपरटेंशन के बारे में, जो कि कार्डियोवास्कुलर यूनिट का एक नया टॉपिक है, जिसमें हम पढ़ रहे हैं कि कार्डियोवास्कुलर जो हमारा सिस्टम है उसमें कौन कौन से डिसऑर्डर्स जो हैं वो अकर हो सकते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है हाइपरटेंशन, जो क्या बोलते हैं कि बहुत ही ज्यादा कॉमन एज वेल एज वर्ल्ड वाइड प्रॉब्लम है। इंडिया में, फॉरेन में बोले तो एक क्या मतलब कि पूरा वर्ल्ड वाइड एक ऐसा कंडीशन है जो हर दूसरे इंसान में देखने को मिलता है। हमारे आज के लाइफ स्टाइल की वजह से, स्ट्रेस प्रॉब्लम्स की वजह से, ज्यादा वर्कलोड की वजह से क्या हो रहा है कि हमारा जो ब्लड प्रेशर है वो हाई हो जाता है। तो चलिए देखते हैं कि हाइपरटेंशन क्या होता है, कैसे हम इसको मैनेज कर सकते हैं, ट्रीट कैसे कर सकते हैं, इसका जो लेवल है उसको मेंटेन कैसे कर सकते हैं। तो वो आज हम यहाँ पर बच्चे स्टडी करेंगे। उससे पहले हाइपरटेंशन को सिंपली वर्ड्स में जानेंगे तो यहाँ पर हाइपरटेंशन का मतलब होगा, दैट इज हाइपर मतलब हाई, टेंशन मतलब यहाँ पर, अब इन दोनों को जब हम ऐड करेंगे तो यहाँ पर बनेगा हमारा हाई ब्लड प्रेशर। टेंशन टेंशन कहाँ हो जाती है? हमारे आर्टरीज में, हमारी ब्लड वेसल्स में, तभी हम इसको बोलते हैं हाई ब्लड प्रेशर। हाई ब्लड प्रेशर इज ऑल्सो कॉल्ड हाइपरटेंशन। अगर यहीं पर हाइपो होता तो हाइपो का मतलब होता है लो ब्लड प्रेशर। तो आज हम यहाँ पर हाइपरटेंशन की बात करेंगे। सो हाइपरटेंशन क्या होता है तो देखते हैं। हाइपरटेंशन और हाई ब्लड प्रेशर इज अ मेडिकल कंडीशन वेयर द force of blood pushing against the walls of your arteries is too high। तो बोल रहे हैं कि हाइपरटेंशन को हम हाई ब्लड प्रेशर भी बोलते हैं। और ये क्यों हो रहा है? जब आर्टरीज की जो वॉल्स है उसमें जो ब्लड है वो बहुत ही तेजी से पुश कर रहा है। ब्लड पुशिंग अगेंस्ट द वॉल्स ऑफ योर आर्टरीज। आर्टरीज की वॉल में जो ब्लड है, वॉल्स की तरफ जो ब्लड है वो बहुत ज्यादा तेजी से क्या कर रहा है? पुश कर रहा है। तो तभी जब ब्लड बहुत ज्यादा तेजी से पुश करेगा तो उस कंडीशन में हम क्या बोलेंगे कि पेशेंट को हाई ब्लड प्रेशर है या पेशेंट का जो बीपी है वो बढ़ गया है। It is a serious condition that can lead to a number of health problems if left untreated। तो ये क्या है? एक सीरियस कंडीशन है। और ये आपको अगर हाइपरटेंशन है तो इसी के साथ अदर मेडिकल कंडीशंस भी हो सकती हैं अगर इसका प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं लिया गया या हमने उसको अनट्रीटेड छोड़ दिया तब। नेक्स्ट है डेफिनेशन। सो hypertension, high blood pressure is defined as when the pressure in your blood vessels is too high, that is 140 by 90 mm of Hg or higher। तो बोल रहे हैं कि हाइपरटेंशन यानी कि हाई ब्लड प्रेशर तब अकर होगा जब आपके ब्लड वेसल्स में जो ब्लड का प्रेशर है वो बहुत ज्यादा हाई होगा। नॉर्मल से जब ज्यादा होगा तब हम उस कंडीशन को हाइपरटेंशन कंडीशन के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पर बोल रहे कि जब आपका ब्लड प्रेशर बहुत हाई होगा, जैसे कि 140 बाय 90। अभी बात कर लेते हैं नॉर्मल ब्लड प्रेशर की। तो हमारा जो नॉर्मल ब्लड प्रेशर है दैट इज 120 बाय 80 mm of Hg। अब ये जो ब्लड प्रेशर है वो दो में डिवाइड है। इसमें एक हमारा सिस्टोलिक प्रेशर है और एक है डायस्टोलिक प्रेशर। तो सिस्टोलिक प्रेशर, तो पहला है हमारा सिस्टोलिक प्रेशर और दूसरा है हमारा डायस्टोलिक प्रेशर। तो अब इन दोनों नंबर्स में से बच्चे हमारा जो सिस्टोलिक प्रेशर है वो टॉप नंबर, मतलब कि ऊपर वाला जो नंबर है वो हमारा होगा कौन सा? सिस्टोलिक प्रेशर, जैसे कि 120। और वहीं पर जो बॉटम नंबर है वो हमारा होगा डायस्टोलिक प्रेशर, जैसे कि 80। तो ये है हमारे प्रेशर, दैट इज सिस्टोलिक और डायस्टोलिक प्रेशर। तो अभी यहाँ पर ब्लड प्रेशर है हमारा 120 बाय 80, लेकिन जब यहाँ पर 120 से ज्यादा, यानी कि फॉर एग्जाम्पल 140 हो गया, 160 हो गया, 180 हो गया,
तब ये हमारा जो सिस्टोलिक प्रेशर है वो भी हाई होगा, प्लस ये हमारा जो डायस्टोलिक है ये 80 नॉर्मल है, लेकिन यहाँ पर अगर ये 90 हो गया, 100 हो गया, तब जो है हमारा ये कैसा कहलाएगा, डायस्टोलिक प्रेशर हाई हो गया। तो 120/80 के अगर ऊपर जो नंबर रीडिंग्स है वो जाती हैं, तो उस कंडीशन में हम बोलते हैं मेजरमेंट के टाइम पर कि आपका जो बीपी है वो बढ़ गया है। सो दिस इज द हाइपरटेंशन। अभी हम टाइप्स की बात करते हैं, तो यहाँ पर दो टाइप का हाइपरटेंशन होता है, मेनली टाइप्स, और भी टाइप्स है इसके, लेकिन वो सिचुएशन के अकॉर्डिंग जो है वो प्रेफर करते हैं कि कौन सी सिचुएशन में जो है वो पेशेंट का जो बीपी है वो हाई हो गया। लेकिन अगर मेनली आपसे कोई पूछता है, एग्जामिनर पूछा या आपके मतलब आपके जो टीचर्स ने पूछा या फिर थ्योरी में पूछा जाए कि टाइप्स ऑफ हाइपरटेंशन क्या है, तब आपसे दो ही हाइपरटेंशन के बारे में बताएंगे, दैट इज प्राइमरी और सेकेंडरी। ये तो आपको लिखना और बताना ही, इसके साथ अगर आपको एडिशनल नॉलेज है तो वो अलग टाइप के भी हाइपरटेंशन आप बता सकते हैं, लेकिन मेन है दैट इज प्राइमरी और सेकेंडरी। प्राइमरी हाइपरटेंशन में क्या होता है कि यहाँ पर अगर हाइपरटेंशन इंक्रीज हुआ है तो हमें उसका कॉज नहीं पता है कि क्यों पेशेंट का बीपी बढ़ा है। सेकेंडरी हाइपरटेंशन में हो सकता है किसी मेडिकल कंडीशन की वजह से, मतलब जहां पर हमें पता है कि शायद इसकी वजह से जो पेशेंट है उसका बीपी बढ़ा है। फर्क बस इतना है, प्राइमरी में वी डोंट नो द कॉज ऑफ द हाई बीपी, बट इन सेकेंडरी वी नो द कॉज ऑफ द हाई ब्लड प्रेशर। तो प्राइमरी क्या है कि इट इज ऑल्सो कॉल्ड एसेंशियल हाइपरटेंशन। प्राइमरी हाइपरटेंशन को हम एसेंशियल हाइपरटेंशन भी बोलते हैं। द बीपी इज हाई फ्रॉम एन अनआइडेंटिफाइड कॉज। यहाँ पर जो बीपी हाई है उसका जो कॉज है वो अनआइडेंटिफाइड है, पता नहीं है क्यों बीपी जो है वो बढ़ा है। वहीं पर हाई बीपी फ्रॉम एन आइडेंटिफाइड कॉज सच एज रीनल डिजीज, वहीं पर बोल रहे कि यहाँ पर किसी मेडिकल कंडीशन की वजह से या किसी सिस्टमिक डिजीज की वजह से हो सकता है कि यहाँ पर पेशेंट का बीपी जो है वो बढ़ा है, मतलब यहाँ पर हमें पता है कि शायद इसकी वजह से जो पेशेंट का बीपी है वो इंक्रीज हुआ है। इसी के साथ यहाँ पर कुछ सिचुएशंस के अकॉर्डिंग जो है वो टाइप्स दिए गए हैं, जहां पर सर्टेन सिचुएशंस के अकॉर्डिंग जो है वो पेशेंट का बीपी जो है वो बढ़ता है। तो यहाँ पर देखिए, यू माइट आल्सो हियर अबाउट हाई ब्लड प्रेशर दैट कम्स और गोज इन सर्टेन सिचुएशंस, दीज हाइपरटेंशन टाइप्स आर। तो हमने सुना ही होगा कि इसकी वजह से, कई बार हम सुनते हैं ना कि इसकी वजह से मेरा बीपी हाई हो गया, यहाँ पर जाने की वजह से मेरा बीपी हाई हो गया, ये करने की वजह से मेरा बीपी हाई हो गया। तो मतलब कि कुछ सर्टेन सिचुएशंस की वजह से भी यहाँ पर क्या बोल रहे हैं कि ब्लड प्रेशर हाई होने का चांस है, तो उसके भी कुछ टाइप्स है। तो यहाँ पर 4 टाइप्स का वो हाइपरटेंशन है। तो पहला है व्हाइट कोट हाइपरटेंशन, दूसरा है मास्क्ड हाइपरटेंशन, तीसरा है सस्टेन एंड चौथा है नॉक्चुरल हाइपरटेंशन। तो हमारा पहला आता है दैट इज व्हाइट कोट हाइपरटेंशन। तो व्हाइट कोट हाइपरटेंशन में क्या होगा बच्चों कि अगर आप हॉस्पिटल सेटिंग में जा रहे हैं, तो वहां पर अगर आप घर से हॉस्पिटल तक जा रहे हैं तो घर पर आपका ब्लड प्रेशर ठीक होगा, पर हॉस्पिटल सेटिंग में जाके आपका ब्लड प्रेशर हाई हो जाएगा। मार्च वाले में क्या होगा कि यहाँ पर आपका जो बीपी है वो हेल्थ केयर सेटिंग में जो है वो बिल्कुल नॉर्मल है, लेकिन अगर आप घर पे हैं तो आपका बीपी हाई हो जाएगा। सस्टेन्ड वाले का क्या है कि यहाँ पर दोनों ही कंडीशंस में आपका बीपी जो है वो हाई रहेगा, मतलब कि घर पर भी और हॉस्पिटल सेटिंग में भी। नॉक्चुरल का मतलब है कि नाइट टाइम पर आपका जो बीपी है वो यहाँ पर हाई रहेगा। तो वही लिखा है इसमें, व्हाइट कोट हाइपरटेंशन आपका योर बीपी इज नॉर्मल एट होम बट एलिवेटेड इन द हेल्थ केयर सेटिंग। मास्क वाले में क्या बोल रहे हैं कि बीपी इज नॉर्मल इन हेल्थ केयर सेटिंग बट एलिवेटेड एट home. Sustained hypertension, your BP elevated in healthcare setting as well as in your home. Nocturnal, when you are sleep, मतलब कि नाइट टाइम में आपका जो ब्लड प्रेशर है वो हाई रहेगा। अभी यहाँ पर ब्लड प्रेशर का कुछ कैटेगरीज दिया गया है, तो कैटेगरीज में बताया गया है कि नॉर्मल ब्लड प्रेशर क्या है, एलिवेटेड ब्लड प्रेशर किसको बोलते हैं, स्टेज 1 स्टेज 2 हाइपरटेंशन क्या है। तो यहाँ पर बताया गया, तो हमारा जो नॉर्मल ब्लड प्रेशर है वो कब होता है, लेस देन 120 mm ऑफ Hg या फिर 120 mm ऑफ Hg होगा। तो यहाँ पर टॉप नंबर्स होते हैं वो मैंने आपको बताया कि सिस्टोलिक बीपी होता है, जैसे कि 120/80 अगर हमारा नॉर्मल है तो यहाँ पर जो 120 मतलब कि टॉप वाली रीडिंग है वो सिस्टोलिक बीपी होगा, और जो नीचे वाली रीडिंग है वो क्या होगी, डायसिस्टोलिक होगी। तो यहाँ पर जो बीपी आपका लेस देन 120, अब 120 से थोड़ा ही लेस, जैसे कि
यहाँ पर वो हो गया 190 180, तो वहां तक आपका बीपी जो है वो नॉर्मल होगा। लेकिन वहीं पर आपका बीपी अब जा रहा है कितना, 100, 90, 90/40, तो इस तरीके से जो आपका ब्लड प्रेशर होगा तब वहां पर वो कैसा होगा, हाइपोटेंशन हो जाएगा, मतलब लो ब्लड प्रेशर हो जाएगा। तो 120 है और लेस देन 80, मतलब 80 से थोड़ा सा कम है, तो वो जो है आपका नॉर्मल ब्लड प्रेशर के कैटेगरी में आता है। एलिवेटेड ब्लड प्रेशर, एलिवेटेड ब्लड प्रेशर जिसको बोलते हैं, अगर 120 तो है लेकिन अगर उससे थोड़ा ज्यादा हो गया, जैसे कि 120 से 129, अब 120 तो है लेकिन उसके बाद वो थोड़ा बढ़ने लगा, 121, 122, 123, 124, तो इस तरीके से अगर होगा तो 129 तक अगर हो रहा है तो वो क्या है कि आपका एलिवेटेड ब्लड प्रेशर की अंडर में आएगा। और जो डायस्टोलिक प्रेशर है वो अगर 80 से कम हो जाता है, 80 से कम हो जाता है, तब तब जो यहाँ पर आपका कैसा होगा, दैट इज एलिवेटेड ब्लड प्रेशर लेस देन 80 mm ऑफ Hg, 80 से कम नहीं होगा सर, 80 से थोड़ा ज्यादा हो जाएगा। वहीं पर स्टेज 1 हाइपरटेंशन हम तब बोलेंगे जब जो बीपी है वो 130 से 139 के बीच में आपका सिस्टोलिक बीपी रहेगा, और 80 से 89 तक आपका जो है वो डायसिस्टोलिक बीपी रहेगा। उस कंडीशन में हम बोलेंगे कि ये स्टेज 1 हाइपरटेंशन है। स्टेज 2 हाइपरटेंशन, अगर वो 140 से हाई है आपका कौन सा, सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर, और डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर जो है वो आपका 90 से हाई है, तो वो हमारा है स्टेज 2 hypertension. So these are the categories of the blood pressure. Next है stages of hypertension. तो stages की बात हम यहाँ पर अब थोड़ा डिटेल में कर लेते हैं। तो hypertension is categorized into based on blood pressure readings. तो यहाँ पर हाई ब्लड प्रेशर का जो मतलब यहाँ पर जो हमने हाइपरटेंशन को जो कैटेगराइज किया है, जो स्टेजेस में किया है, तो वो ब्लड प्रेशर यानी कि आपका जो बीपी की रीडिंग है तो उसके ऊपर डिपेंड है, उसके ऊपर वो क्या है, बेस्ड है। तो यहाँ पर स्टेज 1, अगर आपका सिस्टोलिक जो है वो 130 टू 139 के बीच में है, और डायस्टोलिक बिटवीन जो है वो आपका जो डायस्टोलिक नीचे वाला जो आपका प्रेशर है वो 80 से 89 के बीच में है, तो यहाँ पर हम बोल सकते हैं कि यहाँ पर पेशेंट को स्टेज 1 हाइपरटेंशन है। क्या होगा कि जब यहाँ पर पेशेंट का बीपी 130 से 139 के बीच में होगा, कौन सा, सिस्टोलिक बीपी, और डायस्टोलिक बीपी उसका कितना रहेगा, 80 से 89 के बीच में, तब हम बोलेंगे कि आपको पेशेंट को क्या है, स्टेज 1 हाइपरटेंशन है। स्टेज 2, अगर यहाँ पर जो सिस्टोलिक बीपी है वो 140 है या फिर उससे हायर है, सिस्टोलिक बीपी 140 है या फिर 140 से हायर है, और डायस्टोलिक जो है वो 90 से हायर है, 90 है या फिर 90 से हायर है, तो उस कंडीशन में पेशेंट को बोलेंगे कि आपको स्टेज 2 हाइपरटेंशन है। हाइपरटेंसिव क्राइसिस, अब यहाँ पर जब बिल्कुल क्या बोलते हैं कि पेशेंट के बचने की उम्मीद नहीं होती है, कई बार पेशेंट्स को जब इतना ब्लड प्रेशर हो जाता है, ऐसा अगर नॉर्मली है मतलब सिर्फ हाइपरटेंशन ही है, मतलब इतना बीपी ही उनका इतना है, कोई मेडिकल कंडीशन नहीं होती है, तो तब इतना ये सीरियस नहीं होता, लेकिन मेडिकल कंडीशन है प्लस पेशेंट का जो है वो हालत सीरियस है, और उसको एक ऐसी डिजीज है जो ऑलरेडी अनट्रीटेबल है, प्लस उसका यहाँ पर हाइपरटेंशन भी बढ़ गया, तब वहां पर क्राइसिस होने का चांस हो जाता है। तो यहाँ पर क्या बोलते हैं कि सिस्टोलिक जो है वो आपका 180 या उससे हाई है, और डायस्टोलिक जो है वो 120 से हाई है, 120 या 120 से हाई है, तो वो जो स्टेज होती है वो कहलाती है हाइपरटेंसिव क्राइसिस। So these are the stages of the hypertension। जहाँ पे स्टेज 1 में अगर सिस्टोलिक जो है आपका वो 130 से 139 के बीच में है, और डायस्टोलिक जो है वो 80 से 89 के बीच में है, तो स्टेज 1 होगा। स्टेज 2 में 140 है या 140 से अबव है, प्लस डायस्टोलिक जो है वो 90 या 90 से अबव है, तब वो स्टेज 2 हाइपरटेंशन होगा। हाइपरटेंसिव क्राइसिस में सिस्टोलिक 180 और 180 से ज्यादा है, और डायस्टोलिक 120 और 120 से ज्यादा है, तब यहाँ पर हाइपरटेंसिव क्राइसिस हो जाएगी। नेक्स्ट है कॉजेज। तो यहाँ पर क्या बोल रहे कि टाइप्स के अकॉर्डिंग जो कॉजेज हैं उनको यहाँ पर हमने बताया है। सो प्राइमरी हाइपरटेंशन डज नॉट हैव अ सिंगल क्लियर कॉज। प्राइमरी हाइपरटेंशन का कोई एक कॉज या फिर कोई हमें क्लियर कॉज नहीं पता होता है, कि हो सकता है एक या दो कारण की वजह से इसको जो पेशेंट है उसका बीपी हाई हुआ, लेकिन हमें इसका कॉज भी जो होता है वो क्लियर नहीं होता है।
यूजुअली मेनी फैक्टर्स कम टुगेदर टू कॉज इट, कॉमन कॉजेस इंक्लूड, हो सकता है इनमें से किसी एक फैक्टर या और भी फैक्टर्स की वजह से शायद पेशेंट का जो बीपी है वो इंक्रीज हो गया, जिसमें अनहेल्दी ईटिंग पैटर्न्स इंक्लूडिंग अ डाइट हाई इन सोडियम। हो सकता है कि पेशेंट का जो खाने पीने का जो पैटर्न है, जो डाइट पैटर्न है वो अनहेल्दी हो, जिसमें वो शायद सॉल्टी या फिर सोडियम डाइट जो है वो बहुत ज्यादा ले रहा हो, तो उस वजह से भी ज्यादा सॉल्ट खाने से बीपी जो है वो इंक्रीज हो जाता है। तो यहाँ पर हो सकता है कि अनहेल्दी डाइट पैटर्न की वजह से भी शायद पेशेंट का जो बीपी है वो बढ़ गया। तो ये किस में आता है, हमारा प्राइमरी हाइपरटेंशन के कॉज में आता है। यहाँ पर लैक ऑफ फिजिकल एक्टिविटी, हो सकता है पेशेंट जो 24 घंटे बैठा है, कोई वर्क ही नहीं कर रहा है, ओबेस हो रहा है, कोई फिजिकल एक्टिविटी नाम जैसी चीज ही नहीं उसकी लाइफ में, बहुत कम एक्टिविटी कर रहा है, तो उस कंडीशन में भी यहाँ पर हो सकता है कि उसकी वजह से भी पेशेंट का जो ब्लड प्रेशर है वो हाई रहे। हाई कंजप्शन ऑफ बीवरेजेस कंटेनिंग अल्कोहल, बहुत ज्यादा लिक्विड का वो कंज्यूम कर रहा है, बीवरेजेस वो पी रहा है जो अल्कोहल को कंटेन कर रहे हो, मे भी हो सकता है वो अल्कोहलिक ही बहुत ज्यादा हो, अल्कोहलिक बहुत ज्यादा हो, बहुत ज्यादा बियर वगैरह पी रहा हो, तो उस कंडीशन में भी मे बी वो भी ये वाला जो कॉज है हो सकता है इसकी वजह से भी पेशेंट का जो ब्लड प्रेशर है वो हाई हो रहा हो। सो दीज आर द प्राइमरी हाइपरटेंशन कॉजेस। अब भी आते हैं सेकेंडरी हाइपरटेंशन की वजह के कॉजेस पर। तो सेकेंडरी हाइपरटेंशन हैज एट लीस्ट वन डिस्टिंक्ट कॉज that can healthcare provider can identify common causes of secondary hypertension include। तो बोल रहे कि यहाँ पर जो सेकेंडरी हाइपरटेंशन है वो किसी एक कॉज की वजह से हो सकता है, और यहाँ पर जो हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स है वो फाइंड आउट कर पाते हैं कि इस कंडीशन की वजह से आपको जो है, आपका जो ब्लड प्रेशर है वो हाई हुआ है। तो वो कौन से हैं? सर्टेन मेडिकेशंस इंक्लूडिंग इम्यूनोसप्रेसेंट्स, एनएसएड्स या ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स का अगर आप यूज कर रहे हैं, तो यहाँ पर अगर आप हाइपरटेंशन के साथ आए हैं तो यहाँ पर डॉक्टर आपसे पूछेगा कि आप कोई ऐसा मतलब कोई ऐसी ड्रग्स वगैरह तो कंज्यूम नहीं कर रहे हैं, तो उस कंडीशन में अगर पेशेंट बता रहा है कि मैं बहुत ज्यादा इम्यूनोसप्रेसेंट्स का यूज कर रहा हूँ, एनएसएड्स का यूज कर रहा हूँ, नॉन स्टेरॉइडल एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग्स जिसको बोलते हैं, या फिर कॉन्ट्रासेप्टिव्स का यूज कर रही हूँ मैं, तो उस कंडीशन में बताएगा कि शायद इसी वजह से आपका जो ब्लड प्रेशर है वो हाई हो रहा है। तो इनकी वजह से ब्लड प्रेशर हाई होता है। किडनी डिजीज, अगर आपको किसी भी तरह का किडनी डिजीज है, किडनी डिजीज छोड़िए कोई भी सिस्टमिक डिजीज है, तब भी ब्लड प्रेशर जो है वो राइज अप होने का चांस हो जाता है। If you have any renal vascular disease, which are conditions that affect blood flow in your kidneys, arteries and veins, renal artery stenosis is a common example। तो बोल रहे हैं कि अगर आपको कोई भी रीनल वस्कुलर डिजीज है, मतलब कि आपके किडनी के जो ब्लड वेसल्स हैं, जो आर्टरीज हैं, जो वेन्स हैं, अगर उनमें ब्लड फ्लो का कोई प्रॉब्लम हो रहा है या हाई ब्लड जो है वो पूल हो रहा है उनमें, तो उस केस में भी क्या हो सकता है कि यहाँ पर ब्लड प्रेशर जो है वो इंक्रीज हो सकता है। रीनल आर्टरी स्टेनोसिस, मतलब कि रीनल आपकी किडनी की जो आर्टरी है उसमें नैरोइंग हो जाना, ये क्या है, कॉमन कॉज है रीनल वस्कुलर डिजीज में, अगर जो है ब्लड प्रेशर इंक्रीज हो रहा है तो। फिर आते हैं टोबैको यूज पर। तो टोबैको यूज अगर आप कर रहे हैं इंक्लूडिंग स्मोकिंग, वैपिंग एंड यूजिंग स्मोकलेस टोबैको, तो बोल रहे हैं कि यहाँ पर अगर जो है कि आप टोबैको का बहुत ज्यादा कंजप्शन कर रहे हैं, जिसमें आप स्मोक कर रहे हैं, वैप कर रहे हैं, प्लस स्मोकलेस टोबैको का आप यूज कर रहे हैं, तो ये सारी चीजें जो है वो सेकेंडरी हाइपरटेंशन को कॉज करती हैं, जिनमें हमें पता होता है कि इस कंडीशन, इसकी वजह से आपका जो ब्लड प्रेशर है वो हाई हो रहा है। पैथोफिजियोलॉजी, तो पैथोफिजियोलॉजी पर आते हैं, तो यहाँ पर कैसे हाइपरटेंशन जो है वो कॉज हो रहा है बॉडी में, कैसे बॉडी को वो कैसे ब्लड वेसल्स को अफेक्ट कर रहा है। तो ड्यू टू इटोलॉजिकल फैक्टर, जेनेटिक फैक्टर हो गया या फिर कोई एनवायरमेंटल फैक्टर की वजह से यहाँ पर क्या हुआ कि सबसे पहले तीन चीजें हुई। क्या हुआ? तीन चीजें हुई। तो यहाँ पर आपका जो डिफेक्ट इन डिफेक्ट इन रीनल सोडियम हेमोस्टेटिस, तो बोल रहे कि यहाँ पर डिफेक्ट हुआ, मतलब क्या हुआ, कमी हुई किसमें, आपके जो किडनी सोडियम होम्योस्टेटिस था, होम्योस्टेटिस जो मेंटेन होता है, मतलब जो इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस जो होता है वो यहाँ पर कैसा हुआ, डिफेक्ट हो गया, सोडियम इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस जो है वो यहाँ पर कम, मतलब क्या हो रहा है, खराब हो गया, डिफेक्ट हो गया। उसी के साथ एक और चीज हुई,
फंक्शनल वैसोकंस्ट्रिक्शन हुआ। क्या हुआ कि रीनल सोडियम होमोस्टेसिस में डिफेक्ट हुआ प्लस फंक्शनल वैसोकंस्ट्रिक्शन हुआ, और यहाँ पर डिफेक्ट इन वस्कुलर स्मूथ मसल ग्रोथ एंड स्ट्रक्चर, वहीं पर जो आपकी वेसल्स थी, मतलब कि जो आपकी जो वेसल्स थी, उनके जो स्मूथ मसल्स था, उनका जो ग्रोथ है और स्ट्रक्चर में भी वहां पर क्या हुआ, डिफेक्ट हुआ। तो इन तीन चीजों में हम सबसे पहले बात करते हैं डिफेक्ट इन रीनल सोडियम हेमोस्टेसिस, मतलब अगर यहाँ पर सोडियम का जो इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस है अगर वो बिगड़ गया तो क्या हुआ कि यहाँ पर जब सोडियम का इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस बिगड़ गया तो यहाँ पर क्या होगा कि इनएडिक्वेट सोडियम एक्सक्रीशन, जब रीनल सोडियम होमोस्टेसिस यहाँ पर डिफेक्ट हो गया तो यहाँ पर क्या होगा कि हमारा जो सोडियम एक्सक्रीशन होगा वो सही से नहीं होगा, मतलब जो सोडियम है वो किडनीज के थ्रू बाहर बॉडी से नहीं जाएगा प्रॉपर तरीके से। सॉल्ट एंड वाटर रिटेंशन, अब वो सॉल्ट और जो वाटर है, जब सोडियम बाहर जा ही नहीं पा रहा है, किडनीज के थ्रू सोडियम बाहर जा ही नहीं पा रहा है, तो सॉल्ट और वाटर कैसे रहेगा, वहीं पे स्टोर रहेगा। इसकी वजह से प्लाज्मा इंक्रीज हो जाएगा और ईसीएफ वॉल्यूम जो है वो भी हमारी इंक्रीज हो जाएगी, और जब प्लाज्मा और ईसीएफ वॉल्यूम इंक्रीज हो जाएगी तो यहाँ पर हमारा कार्डियक आउटपुट जो है, कार्डियक हार्ट का जो वर्क है वो यहाँ पर कैसा हो जाएगा, बहुत ज्यादा तेजी से होने लगा और हाइपरटेंशन जो है अराइज हो जाएगा। अब जब फंक्शनल वैसोकंस्ट्रिक्शन हुआ तो फंक्शनल, अब उसके बाद क्या हुआ कि यहाँ पर फंक्शनल वैसोकंस्ट्रिक्शन हुआ। फंक्शनल वैसोकंस्ट्रिक्शन की वजह से यहाँ पर हमारा जो वेसल्स का, ब्लड वेसल्स का जो रिएक्शन था वो भी इंक्रीज हुआ, मतलब वेस्कुलर रिएक्टिविटी इंक्रीज हुई। क्यों इंक्रीज हुई, क्योंकि यहाँ पर जब हमारा प्लाज्मा और ईएसएफ वॉल्यूम जो था वो इंक्रीज हुआ तो यहाँ पर अपना, यहाँ पर जो है कि एक हार्मोन होती है नेट्री यूरिमिक जो हार्मोन है उसकी वजह से, नेट्री यूरिमिक हार्मोन की वजह से ऐसा हुआ। किसकी वजह से ऐसा हुआ, नेट्री यूरिमिक हार्मोन की वजह से यहां पर हुआ। सोडियम एंड वाटर रिटेंशन, क्या हुआ था कि यहाँ पर प्लाज्मा की एंड ईएसएफ की वॉल्यूम जो थी वो इंक्रीज हो गई थी, तो यहाँ पर सोडियम और वाटर का जब रिटेंशन होगा तो यहाँ पर एक नेट्रियूरिमिक हार्मोन होती है वो यहाँ पर इंक्रीज हो जाती है, जिसकी वजह से वेस्कुलर रिएक्टिविटी जो होती है वो भी बढ़ जाती है। अब जब वेस्कुलर रिएक्टिविटी यहाँ पर बढ़ गई तो यहाँ पर क्या होगा कि टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस हो जाएगा। क्या होगा, टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस हो जाएगा। वेस्कुलर, अब इधर जो स्मूथ मसल्स की ग्रोथ और स्ट्रक्चर थी तो वहां उसकी वजह से यहाँ पर जो ब्लड वेसल्स का वॉल था उसकी जो थिकनेस है वो इंक्रीज हो जाएगी, ब्लड वेसल्स की वॉल की थिकनेस इंक्रीज हो जाएगी। वेस्कुलर रिएक्टिविटी की वजह से अब यहाँ पर दो चीजें हो रही है कि यहाँ पर फंक्शनल वैसोकंस्ट्रिक्शन, सबसे पहले तो यहाँ पर सॉल्ट एंड वाटर रिटेंशन की वजह से हार्मोन एक्टिवेट हुई, दैट इज नाइट्रोयूरिमिक, उसकी वजह से वेस्कुलर रिएक्टिविटी इंक्रीज हुई। वेस्कुलर रिएक्टिविटी इंक्रीज होने की वजह से हो सकता है कि अब यहाँ पर क्या होगा कि वेस्कुलर रिएक्टिविटी इंक्रीज होने की वजह से मे बी वेस्कुलर वॉल थिकनेस इंक्रीज हुई हो, या फिर वेस्कुलर वॉल थिकनेस की वजह से यहाँ पर वेस्कुलर रिएक्टिविटी इंक्रीज हुई, ये दोनों ही आपस में कोरिलेटेड है। लेकिन इन दोनों की ही वजह से क्या होगा कि यहाँ पर टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस है वो बढ़ जाएगा, और जब पेरिफेरल रेजिस्टेंस इंक्रीज हो जाएगा तो हाइपरटेंशन जो है वो अगर हो जाएगा। सो दिस इज द पैथोफिजियोलॉजी ऑफ द हाइपरटेंशन। नेक्स्ट है साइन एंड सिम्टम्स। अब कैसे पता कर सकते, कैसे पता लगेगा कि पेशेंट का ब्लड प्रेशर जो है वो हाई है, तो हिस्ट्री कलेक्शन। सबसे पहले पेशेंट आएगा तो हम उसका हिस्ट्री पूछेंगे कि आपको क्या हुआ है, आप क्यों आए, तो पेशेंट बताएगा कि मुझे चक्कर आ रहे हैं, मुझे सर में दर्द हो रहा है, ठीक है, इतने टाइम से मुझे ऐसा फील हो रहा है, तो ये सारी चीजें वो बताएगा। प्लस हम उनसे पूछेंगे कि आपका कोई मेडिकल हिस्ट्री तो नहीं है, कोई पास्ट प्रेजेंट कोई सर्जरी वगैरह तो नहीं हुई है, आपको कोई डिजीज तो नहीं हुई है, किसी प्रकार की कोई बीमारी तो नहीं है आपको, तो ये सारी चीजें हम यहाँ पर जो है वो पूछेंगे। फिर आते हैं फिजिकल एग्जामिनेशन पर, तो फिजिकल एग्जामिनेशन हम सारे वाइटल्स को चेक करेंगे। अब यहाँ पर सबसे पहले हम क्या करेंगे, बीपी मेजरमेंट करेंगे, बीपी को चेक करेंगे, प्लस यहाँ पर उनका पल्स रेट देखेंगे, हार्ट रेट देखेंगे, टेम्परेचर भी यहाँ पर चेक करेंगे। तो फिजिकल एग्जामिनेशन में सबसे मेन पॉइंट होगा हमारा यहाँ पर वाइटल्स को चेक करना, जिसमें सबसे पहले हम ब्लड प्रेशर को मेजर करेंगे, चेक करेंगे कि कितना बीपी जो है वो पेशेंट का हाई हुआ है। उसी के साथ हम कुछ ब्लड टेस्ट करेंगे।
may include tests for kidney function, electrolytes, glucose and lipid levels to assess overall health and identify potential coexisting conditions. तो बोल रहे हैं यहाँ पर कि यहाँ पर हम कुछ ब्लड टेस्ट करेंगे जिसमें हम किडनी फंक्शन को देखेंगे, उनके इलेक्ट्रोलाइट्स को चेक करेंगे, किडनी फंक्शन कैसे कर रहा है, इलेक्ट्रोलाइट्स ठीक है कि नहीं है, ग्लूकोज का लेवल तो ब्लड में सही है, या फिर जो लिपिड लेवल्स है ब्लड में उनको हम असेस करेंगे, मतलब पूरा ओवरऑल हेल्थ जो है वो हम चेक करेंगे। साथ ही साथ कोई पोटेंशियल को एग्जिस्टिंग कंडीशन तो अराइज नहीं हो रही है, ये भी हम वहां पर चेक करेंगे, किसके थ्रू, ब्लड टेस्ट के थ्रू। यूरिन टेस्ट करेंगे, may include test for electrolytes, hormone and protein to assess the kidney function and rule out certain causes of hypertension, क्योंकि किडनी डिजीज की वजह से भी हाइपरटेंशन हो सकता है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे कि इलेक्ट्रोलाइट्स को, हार्मोन्स को और प्रोटीन्स को असेस करेंगे, किडनी में किडनी फंक्शन टेस्ट को देखेंगे कि कितना सही है, कितना कितने अच्छे से वर्क कर रहा है, कहीं किडनी की वजह से या फिर इलेक्ट्रोलाइट्स हार्मोन्स इम्बैलेंस की वजह से, प्रोटीन एलिवेट की वजह से तो ऐसा तो नहीं है कि पेशेंट को हाइपरटेंशन कॉज हो रहा है। तो यूरिन टेस्ट भी मस्ट है। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम करेंगे, तो यहाँ पर इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम में हम क्या करेंगे कि हार्ट की इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी को असेस करेंगे, देखेंगे कि हार्ट की इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी में तो कोई प्रॉब्लम अराइज नहीं हो गई है। इससे क्या होता है कि कैन हेल्प टू असेस द हार्ट रिदम एंड आइडेंटिफाई पोटेंशियल हार्ट डैमेज। तो इससे इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम से हम क्या असेस कर सकते हैं कि यहाँ पर हम हार्ट को अच्छे से असेस करेंगे, उसका हार्ट रिदम को असेस करेंगे, प्लस पोटेंशियल हार्ट डैमेज के कॉजेस को हम यहाँ पर आइडेंटिफाई कर सकते हैं। नेक्स्ट है इमेजिंग स्टडीज। तो इमेजिंग स्टडीज में क्या करेंगे, may include ultrasound और CT scans to evaluate the kidneys, adrenal glands and other organs। इमेजिंग स्टडीज करेंगे ताकि हम क्या करें, अल्ट्रासाउंड कर सके, सीटी स्कैन भी कर सके, कंप्यूटेड टोमोग्राफी, ताकि हम इवेलुएट कर सके किडनी के फंक्शंस को, एड्रिनल ग्लैंड को और अदर ऑर्गन्स को, क्योंकि यहाँ पर किसी सिस्टमिक डिजीज की वजह से, सिस्टमिक ऑर्गन में डिसफंक्शन की वजह से भी क्या हो सकता है, ब्लड प्रेशर हाई हो सकता है। नेक्स्ट है किडनी एंड एड्रीनल ग्लैंड असेसमेंट। तो यहाँ पर हम किडनी और एड्रीनल ग्लैंड को असेस भी करेंगे। सो टेस्टिंग फॉर अंडरलाइंग कॉजेस ऑफ हाइपरटेंशन सच एज प्राइमरी हाइपरएल्डोस्टेरोनिज्म और किडनी आर्टरी स्टेरोसिस। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि कौन से कॉज की वजह से जो है हाइपरटेंशन जो है वो अकर हो रहा है, कहीं हाइपर एल्डोस्टेरोनिज्म की वजह से या फिर किडनी आर्टरी स्टेनोसिस की वजह से तो हाइपरटेंशन जो है वो बार बार पेशेंट को नहीं हो रहा है। तो ये हम जो है वो चेक करेंगे इन टेस्ट्स के थ्रू। नेक्स्ट है मेडिकल मैनेजमेंट। तो मेडिकल मैनेजमेंट में हम देखेंगे कि हम मेडिकली मतलब मेडिसिन के थ्रू कैसे जो है वो हाइपरटेंशन को ट्रीट कर सकते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले आता है डायरेटिक्स। तो डायरेटिक्स में हम क्या करेंगे, these medications help remove excess sodium and water from the body, lowering blood pressure। तो मेनली हम हॉस्पिटल सेटिंग में देखते हैं कि अगर किसी का ब्लड प्रेशर बहुत ही ज्यादा हाई होता है, बहुत ही ज्यादा हाई, तो हम डायरेटिक्स देते हैं, जिससे क्या होता है कि यूरिन के थ्रू जो एक्सेस वाटर है बॉडी में से वो बाहर आ जाता है। तो इससे क्या होता है कि जो पेशेंट का ब्लड प्रेशर है वो नॉर्मल हो जाता है। तो डायरेटिक्स जो है वो बहुत ही हेल्पफुल होती हैं सीवियर हाइपरटेंशन में, जिसमें यूरिन के थ्रू एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ सोडियम और जो इलेक्ट्रोलाइट्स है वो बाहर आ जाते हैं बॉडी से और पेशेंट का जो ब्लड प्रेशर है वो नॉर्मल हो जाता है। तो यहाँ पर यही बोल रहे हैं कि ये मेडिकेशंस क्या करती हैं कि रिमूव कर देती हैं एक्सेस सोडियम को और वाटर को बॉडी से, और इससे ब्लड प्रेशर कैसा होता है, लो हो जाता है। नेक्स्ट है ACE इनहिबिटर्स। तो यहाँ पर बोल रहे हैं कि एसिटाइल कोलिन एंजाइम इनहिबिटर्स देंगे। सो दीज ड्रग्स रिलैक्स ब्लड वेसल्स मेकिंग इट इजियर फॉर द हार्ट टू पंप ब्लड। जब ब्लड वेसल्स में एकदम से बहुत ज्यादा ब्लड आ जाएगा, एकदम से बहुत ही पुशिंग फोर्स आएगा, तो हार्ट जो है वो बहुत ज्यादा वर्क उसको करना पड़ेगा नॉर्मल ब्लड सर्कुलेशन के लिए। तो एसी इनहिबिटर्स क्या करते हैं कि ये क्या करेंगे कि हमारी जो ब्लड वेसल्स है बच्चे उनको रिलैक्स कर देते हैं, जिसकी वजह से हार्ट जो है वो प्रॉपर इजी तरीके से यहाँ पर क्या करने लगता है, ब्लड को पंप करना स्टार्ट कर देता है। नेक्स्ट है ARBs। सो ये ARB ड्रग्स क्या करती हैं बच्चे, दीज ड्रग्स आल्सो रिलैक्स ब्लड वेसल्स सिमिलर टू ACE इनहिबिटर।
ERBs होती है वो AC इनहिबिटर्स की तरह ही होती है, ये भी क्या करती है कि ब्लड वेसल्स को रिलैक्स कर देती है। तो डायरेटिक्स, AC इनहिबिटर्स और ERBs जो है वो हम देंगे। इसी के साथ कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स, क्या करेंगे, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स ड्रग्स भी देंगे। These drugs prevent calcium from entering the muscle cells of the heart and blood vessels, causing them to relax. बोल रहे हैं कि जो कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स है ये क्या करते हैं कि ये ऐसे ड्रग्स है जो कैल्शियम को प्रिवेंट करते हैं ताकि वो एंटर ना कर सके, कहां पर, मसल सेल्स में वो एंटर ना कर सके, कहां पर, हमारी हार्ट की जो मसल सेल्स है वहां पर वो एंटर ना कर सके, और वो ब्लड वेसल्स में, ब्लड वेसल में भी, हार्ट के मसल सेल्स में और ब्लड वेसल्स में वो एंटर ना कर सके। और ये क्या करेंगी, अगर ऐसा होगा मतलब कैल्शियम जो है वो हार्ट के मसल सेल्स में, ब्लड वेसल्स में नहीं जाएंगे, तो इससे जो ब्लड वेसल्स और जो मसल सेल्स है वो कैसी रहेंगी, रिलैक्स रहेंगी। Beta blockers, these drugs slow down the heart rate and reduce the force of heart contraction. बीटा ब्लॉकर्स क्या करते हैं कि ये क्या करती है कि हमारे हार्ट रेट को स्लो डाउन कर देती है। कौन, बीटा ब्लॉकर्स। प्लस जो फोर्स है हार्ट में, जो बहुत ज्यादा ब्लड का जो फोर्स है उसको भी क्या करेंगे, रिड्यूस करेंगी। हार्ट के कॉन्ट्रैक्शन, तो हार्ट बहुत ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है ज्यादा ब्लड की कैपेसिटी की वजह से, तो वो भी यहाँ पर कम हो जाएगा ड्यू टू द यूज ऑफ द बीटा ब्लॉकर्स। नेक्स्ट है other medications. So other medications such as alpha blockers, central alpha 2 agonists and vasodilators may also be used in certain cases. तो बोल रहे हैं कि यहाँ पर अदर मेडिकेशंस जैसे कि अल्फा ब्लॉकर्स हो गया, सेंट्रल अल्फा 2 एगोनिस्ट हो गया, और अदर जो वैसोडाइलेटर्स होते हैं ये भी बहुत ज्यादा हेल्पफुल होते हैं टू ट्रीट द हाइपरटेंशन. So these all are the medical management to treat the hypertension. अभी न्यूट्रिशनल और डाइटरी मैनेजमेंट कैसे कर सकते हैं, मतलब कि बेटर न्यूट्रिशन के थ्रू और बेटर डाइटरी मैनेजमेंट के थ्रू हम कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं कि पेशेंट का जो ब्लड प्रेशर है वो हाई ना हो। बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है न्यूट्रिशनल और डाइटरी मैनेजमेंट टू लो डाउन द, मतलब टू मेंटेन, टू स्टेबल द ब्लड प्रेशर। तो यहाँ पर सबसे पहले हम क्या करेंगे, ट्राई द डैश डाइट, ट्राई द डैश डाइट। सो याद रखिए, डाइटरी अप्रोचेस टू स्टॉप हाइपरटेंशन। लिख लीजिए बच्चे कहीं पे, अगर आपके पास में नोटबुक है तो पेन उठाइए और तुरंत लिख लीजिए डैश। हाइपरटेंशन में सबसे पहले हम क्या करेंगे, डैश। एग्जामिनर जो है वो पूछ लेता है कि बताइए डैश जो है तो हम किस कंडीशन में यूज करते हैं और ये क्या होता है, तो आपको याद होना चाहिए। अब आपकी टीचर ने भी शायद आपको बताया होगा और मैं भी यहाँ पर बता रही हूँ। तो डैश क्या है, डाइटरी अप्रोचेस टू स्टॉप हाइपरटेंशन। ऐसा डाइटरी अप्रोच हमें लेना है जिससे हम हाइपरटेंशन को स्टॉप कर सकें। Which emphasizes eating fresh food. अब ये जो डैश है वो हमें क्या बता रहा है कि इसमें आपको क्या करना है, फ्रेश फ्रूट्स को खाना है, फ्रेश फ्रूट्स को ईट करना है, फ्रेश वेजिटेबल्स को ईट करना है, होल्स ग्रेन एंड लो फैट डाइटरी प्रोडक्ट्स कैन एंड कीपिंग सोडियम इनटेक लो। डैश डाइट में आपको फ्रेश फ्रूट्स को खाना है, फ्रेश वेजिटेबल्स ईट करने हैं, होल ग्रेन्स ईट करने हैं, लो फैट डाइटरी फूड आपको इनटेक करना है, प्लस सोडियम इनटेक जो है वो कम से कम लेना है। ये फिनोमिना, ये फंडा है किसका, डैश डाइट का, टू स्टॉप द हाइपरटेंशन। नेक्स्ट है eat food in high vitamin B and calcium such as almonds, beans, whole grains, dark leafy green vegetables and sea vegetables. इसी के साथ आपको क्या करना है कि यहाँ पर ऐसा फूड खाना है जो विटामिन बी में कैसा हो, हाई हो, प्लस कैल्शियम रिच फूड आपको खाना है जैसे कि आलमंड्स, आलमंड्स आपने ले लिए, बीन्स ले लिए, होल ग्रेन्स ले लिए, डार्क लीफी ग्रीन वेजिटेबल्स ले ली, प्लस सी वेजिटेबल्स यहाँ पर आपने खाए। तो ये भी क्या करता है कि हाइपरटेंशन को मेंटेन करने में हेल्प करता है। नेक्स्ट है अवॉइड रिफाइंड फूड सच एज व्हाइट ब्रेड। आपको रिफाइंड फूड है वो ज्यादा से ज्यादा क्या करना है बच्चे, अवॉइड करना है, क्योंकि ये जो होते हैं बहुत ही ज्यादा फैटी फूड्स होते हैं, प्लस सेचुरेटेड फूड्स होते हैं। तो यहाँ पर क्या है कि व्हाइट ब्रेड जैसे आपको जो है वो यहाँ पर जो है कंज्यूम नहीं करना है। यहाँ पर आपको हेल्दी ऑयल का यूज करना है जैसे ऑलिव और वेजिटेबल्स ऑयल। तो आपको जैसे कि बोलते हैं रिफाइंड ऑयल्स हो गए, यहाँ पर अनहेल्दी ऑयल्स हो गए, उनका आपको यूज नहीं करना है। यू यूज हेल्दी ऑयल जैसे कि ऑलिव ऑयल का आप यूज करें, वेजिटेबल ऑयल्स का आप यूज करें।
ड्रिंक 6 to 8 ग्लासेस ऑफ वाटर डेली। इसी के साथ आप डेली क्या करें, 6 से 8 ग्लासेस जो है वो पानी पिए। डेली का डेली जो है आपको ऐसा करना है टू मेंटेन योर ब्लड प्रेशर नॉर्मल एंड स्टेबल। फिर क्या करेंगे यहाँ पर, नर्सेज रूटीनली मॉनिटर ब्लड प्रेशर एडहरिंग टू एस्टैब्लिश्ड गाइडलाइंस एंड प्रोटोकॉल्स। इसी के साथ बोल रहे हैं कि यहाँ पर जो है वो नर्सेज रूटीन वे में क्या करेंगी, पेशेंट के ब्लड प्रेशर को यहाँ पर उन्हें मॉनिटर करना है और एस्टैब्लिश करने हैं प्रॉपर गाइडलाइंस एंड प्रोटोकॉल्स, ताकि उनका जो ब्लड प्रेशर है वो मेंटेन और स्टेबल रहे। A thorough physical assessment, including listening to the heart and lungs, checking for edema and assessing ECG, helps identify any signs of heart failure or other complications. इसी के साथ बोल रहे हैं कि यहाँ पर आपको थॉरो फिजिकल असेसमेंट करना है, मतलब अच्छे से पूरा फिजिकल असेसमेंट करना है, जिसमें आपको हार्ट और लंग्स की साउंड को असेस देखना है, एडिमा को चेक करना है, कहीं स्वेलिंग वगैरह तो नहीं है, ईसीजी आपको जो है वो आपको अच्छे से चेक करते रहना है, प्लस आइडेंटिफाई द साइंस ऑफ हार्ट फेलियर। इसी के साथ हार्ट फेलियर के साइंस वगैरह तो नहीं है, वो भी आपको प्रॉपर अच्छे से आइडेंटिफाई करने हैं, और अदर कॉम्प्लिकेशंस हैं उनको भी आपको चेक करते रहना है। Nurses ensure patients receive prescribed antihypertensive medications as instructed। जैसे कि हमने पढ़ा बीटा ब्लॉकर्स हो गए, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स हो गए, डायरेटिक्स होगी, जो भी डॉक्टर ने प्रॉपर मेडिकेशन जो है वो हाइपरटेंशन के लिए एंटी हाइपरटेंसिव जो मेडिकेशन है प्रेस्क्राइब की है, वो नर्सेज को इंश्योर करना है कि नर्सेज जो है वो प्रॉपर टाइम पर पेशेंट को एडमिनिस्टर करें। Nurses educate patients about hypertension, its causes, risk factors, and the importance of lifestyle modification to control blood pressure. इसी के साथ जो नर्सेज हैं वो पेशेंट को एजुकेट करेंगी हाइपरटेंशन के बारे में, कि आपको जो है वो हाइपरटेंशन है, इसके कॉजेस क्या है, आपको ये क्यों हुआ है, क्यों ये हो सकता है, रिस्क फैक्टर्स क्या है, प्लस इंपॉर्टेंस क्या है। अगर आपको हाइपरटेंशन है तो आपको अपना लाइफस्टाइल जो है वो मॉडिफाई करना होगा और अपने ब्लड प्रेशर को मेंटेन करना होगा, मतलब आप अच्छा डाइट लेना है, प्रॉपर फिजिकल एक्टिविटी करनी है, स्ट्रेस नहीं लेना है। तो ये सारे जो लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस हैं वो जो नर्स है वो पेशेंट को बताएगी। फिर है नर्सेस प्रोवाइड गाइडेंस ऑन अ लो सोडियम डाइट, रेगुलर एक्सरसाइज, स्ट्रेस रिडक्शन टेक्निक्स एंड हेल्दी ईटिंग हैबिट्स। इसी के साथ जो नर्स है वो प्रॉपर गाइडेंस बताएगी, पेशेंट को बोलेगी कि आपको जो है वो कम से कम सोडियम डाइट जो है वो लेनी है। पहली बात तो आप जितना अवॉइड कर सके उतना ही अच्छा है। रेगुलर आपको एक्सरसाइज करनी है, ऐसी टेक्निक्स को आपको यूज करना है जिससे आपका स्ट्रेस लेवल मेंटेन रहे, मतलब आप योगा कीजिए, मेडिटेशन कीजिए, आप बाहर जाइए, घूमिए फिरिए, जिससे आपका जो स्ट्रेस लेवल है वो कम हो जाए। और हेल्दी ईटिंग हैबिट्स, अच्छा खाइए, अच्छा वेल बैलेंस डाइट खाइए, जिसमें आप फ्रेश फ्रूट्स लीजिए, अच्छे वेजिटेबल्स, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स लीजिए, है ना, वेजिटेबल ऑयल्स का यूज कीजिए। तो ऐसी डाइट आपको मेंटेन करनी है। Nurses teach patients how to monitor their blood pressure at home and report any abnormal reading। इसी के साथ जो नर्सेज हैं वो पेशेंट को बताएंगी, उन्हें टीच करेंगे कि आप जो है अपना घर पे भी ब्लड प्रेशर जो है वो असेस कर सकते हैं। तो अगर आपको कोई अबनॉर्मल फाइंडिंग दिख रही है तो आप तुरंत हॉस्पिटल है। जैसे मरकरी वाला जो ब्लड प्रेशर है वो सिर्फ नर्सेज ने, डॉक्टर्स ही जो है वो यूज कर सकते हैं, मतलब नॉर्मल पीपल जो है वो असेस नहीं कर पाएंगे मरकरी वाले स्पिग्नोमैनोमीटर से। बीपी एपरेटस जो मर्करी वाला होता है जिसको हम स्पिग्नोमैनोमीटर भी बोलते हैं। तो यहाँ पर हम पेशेंट से बोल देंगे आप जो है वो इलेक्ट्रिकल वाला जो ब्लड बीपी एपरेटस है आप उसको ले लीजिए, जिसमें अगर आपको जो ब्लड प्रेशर है वो 120/80 अगर है तो ठीक है, उससे ज्यादा हो गया 140 तक भी, 130 तक भी है तो भी ठीक है, लेकिन अगर इससे बढ़ रहा है 135 हो गया, 36 हो गया, 140 हो गया, अगर इससे ज्यादा अगर आपका बीपी बढ़ रहा है तो आप तुरंत जो है वो हमें इन्फॉर्म करें। ऑफर रीअश्योरेंस एंड सपोर्ट टू पेशेंट्स एंड देयर फैमिलीज। उसी के साथ आप रीअश्योरेंस जो है वो प्रोवाइड करें, साइकोलॉजिकल और इमोशनल सपोर्ट दें कि बहुत बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, सीरियस है, अगर इसको हम ट्रीट नहीं करेंगे, लेकिन अगर हम इसको ट्रीट करेंगे तो ये कोई भी बहुत बड़ी प्रॉब्लम नहीं है।
Nurses continuously monitor vital signs, assess for complications and ensure patient safety. इसी के साथ नर्सेस क्या करेंगी, कंटिन्यूअसली वाइटल साइंस को मॉनिटर करेंगे, जिसमें बीपी जो है उनको मेजरमेंट करना ही करना है, प्लस कॉम्प्लिकेशंस को असेस करेंगी और पेशेंट की सेफ्टी को भी वो इंश्योर करेंगी। इसी के साथ क्या कि लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस के बारे में भी जो नर्सेज हैं वो पेशेंट को बताएंगी, जिसमें क्या करना है कि रेगुलर एक्सरसाइज। सबसे पहले लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन में जो नर्स है वो पेशेंट से कहेगी कि आपको जो है वो रेगुलर एक्सरसाइज जो है वो करनी चाहिए। क्यों? एम फॉर एटलीस्ट 30 मिनट्स ऑफ मॉडरेट इंटेंसिटी एक्टिविटी मोस्ट डेज ऑफ द वीक। मतलब क्या है कि आप डेली अगर 30 मिनट्स जो है वो एक्सरसाइज कर रहे हैं तो इससे क्या है कि आपका जो ब्लड प्रेशर है वो मेंटेन रहेगा। हेल्दी डाइट लें, फोकस ऑन फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, होल ग्रेन्स एंड लीन प्रोटीन, रिड्यूस सोडियम इनटेक एंड लिमिट सैचुरेटेड एंड ट्रांस फैट। इसी के साथ यहाँ पर क्या करना है कि नर्सेज बोलेगी कि आप जो है वो हेल्दी डाइट लें, जिसमें आप ज्यादा से ज्यादा फ्रूट्स खाएं, वेजिटेबल्स खाएं, होल ग्रेन्स का आप ज्यादा कंज्यूम करें, लीन ग्रेन्स में वो आप ज्यादा लें, और सोडियम इंटेक जो है वो रिड्यूस करें, अपनी डाइट में सोडियम को कम लें और लिमिटेड सैचुरेटेड और ट्रांस फैट को लें। ज्यादा सैचुरेटेड और ट्रांस फैट जो है वो ज्यादा कंज्यूम ना करें। वेट मैनेजमेंट, मेंटेनिंग अ हेल्दी वेट कैन सिग्निफिकेंटली रिड्यूस ब्लड प्रेशर। इसी के साथ क्या है कि यहाँ पर वेट मैनेजमेंट जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हेल्दी वेट क्या करता है कि वो आपके ब्लड प्रेशर को मेंटेन रखता है, रिड्यूस रखता है, मतलब ना तो बहुत ज्यादा कम होने देगा ना बहुत ही ज्यादा होने देगा, अनलेस कि आपको कोई मेडिकल कंडीशन नहीं है। स्ट्रेस रिडक्शन, टेक्निक्स लाइक डीप ब्रीदिंग, मेडिकेशन और योगा कैन हेल्प लोअर स्ट्रेस लेवल which can contribute to hypertension। इसी के साथ ऐसी टेक्निक्स जैसे कि डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज हो गई, मेडिकेशन हो गया, योगा हो गया, ये क्या करते हैं कि स्ट्रेस लेवल्स को लो करते हैं, जो कि हाइपरटेंशन को कंट्रीब्यूट करता है। हाइपरटेंशन को क्या कंट्रीब्यूट करता है? स्ट्रेस लेवल। तो हम यहाँ पर स्ट्रेस लेवल टेक्निक्स का, लो स्ट्रेस लेवल टेक्निक्स का भी यूज करना है, जिसमें योगा और मेडिकेशन का हम यूज करेंगे। सो दिस इज ऑल अबाउट हाइपरटेंशन। तो ये था हमारा हाइपरटेंशन, जिसमें हमने देखा कि हाइपरटेंशन होता क्या है, कैसे हम इसको ट्रीट करते हैं। बहुत ही वर्ल्ड वाइड और नॉर्मल सी जो है वो प्रॉब्लम होगी है। आजकल बच्चों से लेके हम बड़ों तक जो है इस प्रॉब्लम को हम देखते हैं। तो एक छोटा सा रिव्यू फिर से ले लेते हैं। तो हाइपरटेंशन हाई ब्लड प्रेशर होता है जब आप क्या होता है कि आपके आर्टरीज की जो वॉल्स होती है उनमें जो ब्लड प्रेशर होता है, ब्लड का जो फोर्स होता है वो बहुत ज्यादा बच्चे हाई होता है। एक सीरियस कंडीशन है अगर हमने इसको अनट्रीटेड छोड़ दिया तो। डेफिनेशन क्या है कि जब आपका जो ब्लड प्रेशर, जैसे कि नॉर्मल आपका ब्लड प्रेशर 120/80 होता है, तो जब आपका ब्लड प्रेशर 140/90 से ज्यादा हो जाएगा तब यहाँ पर क्या बोलते हैं कि हम उसको बोलते हैं कि दिस पेशेंट इज हाइपरटेंसिव। टाइप्स प्राइमरी है, सेकेंडरी है। तो मेन जो है हमारा प्राइमरी और सेकेंडरी है। तो प्राइमरी में हमें हाइपरटेंशन क्यों हुआ है प्रॉपर कॉज नहीं पता होता है। सेकेंडरी में हम पता होता है कि शायद इसी की वजह से जो है, मतलब आइडेंटिफाइड कॉज हमारे पास होता है कि इसकी वजह से पेशेंट का जो बीपी है वो बढ़ा है। इसी के साथ कुछ सिचुएशन बेस्ड यहाँ पर हाइपरटेंशन होता है कि मतलब सिचुएशन के अकॉर्डिंग यहाँ पर पेशेंट का जो बीपी है वो बढ़ जाता है, जिसमें पहला है हमारा मास्ट कोट व्हाइट कोट हाइपरटेंशन। तो व्हाइट कोट हाइपरटेंशन में होम में, घर पे आपका जो बीपी है वो बिल्कुल सही रहेगा, हॉस्पिटल सेटिंग में जाके बीपी इंक्रीज हो जाएगा। मास्ट हाइपरटेंशन में क्या होता है कि हॉस्पिटल सेटिंग में बीपी आपका हाई रहता है और घर पे आके बीपी जो है आपका, हॉस्पिटल सेटिंग में यहाँ पर क्या होता है कि बीपी नॉर्मल रहता है, घर पे आपका जो बीपी होता है वो हाई हो जाता है। सस्टेन में दोनों ही जगह आपका बीपी जो है वो हाई रहेगा। नॉक्चुरल में नाइट टाइम, मतलब स्लीप जब आप सो रहे होंगे तब आपका बीपी जो है वो हाई रहता है। ब्लड प्रेशर की कुछ कैटेगरीज होती है, वो मैंने आपको बताया ऑलरेडी। इसी के साथ यहाँ पर कुछ स्टेजेस है। स्टेज 1 में अगर आपका सिस्टोलिक जो है वो 130 से 139 के बीच में है और आपका जो डायस्टोलिक है वो 83 to 89 के बीच में, तब आपको स्टेज 1 हाइपरटेंशन है। स्टेज 2 में आपका जो सिस्टोलिक वो 140 और उससे अबव है, प्लस आपका जो डायस्टोलिक है वो 90 और उससे अबव है, तब आपको स्टेज 2 हाइपरटेंशन है। हाइपरटेंसिव क्राइसिस में 180 से ऊपर अगर आपका सिस्टोलिक है और डायस्टोलिक जो है वो कितना है आपका 120 से ज्यादा है, तब आपको हाइपरटेंसिव क्राइसिस है। प्राइमरी हाइपरटेंशन होता है, उसका कोई एक सिंगल या फिर क्लियर कॉज नहीं होता, लेकिन हो सकता है कि अनहेल्दी ईटिंग पैटर्न की वजह से, लैक ऑफ फिजिकल एक्टिविटी की वजह से, या हाई कंजप्शन ऑफ बीवरेजेस, मतलब अल्कोहल वगैरह अगर ज्यादा आप यूज कर रहे हैं तो हो सकता है तब आपको प्राइमरी हाइपरटेंशन जो है वो अकर हो जाए।
सेकेंडरी वाला जो होता है वो किसी भी उसमें हमें एटलीस्ट वन कॉज तो पता होता है कि शायद इसी वजह से जो पेशेंट उसको हाइपरटेंशन हुआ, जैसे क्योंकि मेडिकेशन का यूज कर रहे हैं, जैसे कि एनएसएड्स हो गया या फिर कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स, कोई किडनी डिजीज है, कोई किडनी वेस्कुलर डिजीज है जैसे कि किडनी आर्टरी स्टेनोसिस हो गया, या फिर आप बहुत ज्यादा टोबैको का यूज कर रहे हैं, तो उस कंडीशन में इन सारी ये जो सारी चीजें होती हैं वो क्या करती हैं, वो सेकेंडरी हाइपरटेंशन को कॉज करती हैं। पैथोफिजियोलॉजी में हमने देखा था कि इटोलॉजिकल फैक्टर की वजह से यहाँ पर तीन चीजें हुई थी, जिसमें हमारा जो रीनल सोडियम इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस है, मतलब हेमोस्टोटिस जिसको हम फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस के नाम से जानते हैं, तो वो यहाँ पर डिफेक्टिव हो जाता है, फंक्शनल वैसोकंस्ट्रिक्शन हो जाता है, प्लस यहाँ पर जो हमारा वेस्कुलर स्मूथ मसल्स का जो ग्रोथ एंड स्ट्रक्चर है उसमें भी डिफेक्ट होता है। तो रीनल सोडियम हेमोस्टेटिस में डिफेक्ट होने की वजह से सोडियम एक्सक्रीट नहीं हो पाता है इनएडिक्वेटली बॉडी से, जिसकी वजह से सॉल्ट एंड वाटर जो होता है वो बॉडी में ही रहता है, उस सॉल्ट और वाटर बॉडी में ही रहने की वजह से प्लाज्मा इंक्रीज हो जाता है और ईसीएफ इंक्रीज हो जाता है, और उसकी वजह से यहाँ पर कार्डियक आउटपुट भी बढ़ जाएगा और यहाँ पर पेशेंट को हाइपरटेंशन हो जाएगा। दूसरी जगह यहाँ पर सॉल्ट एंड वाटर रिटेंशन बढ़ने की वजह से यहाँ पर एक हार्मोन जो है वो एक्टिवेट हो जाती है, उसकी हार्मोन एक्टिवेट होने की वजह से नाइट्रियोमिक हार्मोन इंक्रीज होने की वजह से वेस्कुलर रिएक्टिविटी इंक्रीज हो जाती है, तो फंक्शनल वैसोकंस्ट्रिक्शन के केस में भी होगी। अब वेस्कुलर रिएक्टिविटी इंक्रीज होगी तो शायद वेस्कुलर वॉल थिकनेस बढ़ेगी, या वेस्कुलर वॉल थिकनेस बढ़ने की वजह से वेस्कुलर रिएक्टिविटी इंक्रीज हो गई, लेकिन इन दोनों ही केसेस में क्या होगा कि आपका टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा और हाइपरटेंशन हो जाएगा, और आपका जो वेस्कुलर वॉल थिकनेस होती है बच्चे, वो वेस्कुलर स्मूथ मसल्स के ग्रोथ और स्ट्रक्चर में डिफेक्ट होने की वजह से भी बढ़ जाती है। उसके बाद हम साइन एंड सिम्टम साइन एंड सिम्टम्स नहीं बच्चे, यहाँ पे ये है डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन। डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन में हम क्या करेंगे, हिस्ट्री कलेक्ट करेंगे, फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे, ब्लड प्रेशर को मेजर करेंगे, कुछ ब्लड टेस्ट करेंगे जिसमें हम किडनी फंक्शन, इलेक्ट्रोलाइट्स और ग्लूकोज और लिपिड्स लेवल को असेस करेंगे, प्लस यूरिन टेस्ट करेंगे, इसमें भी हम देखेंगे इलेक्ट्रोलाइट्स को, हार्मोन्स को, प्रोटीन के लेवल को असेस करेंगे, प्लस यहाँ पर हम किडनी के फंक्शन को भी प्रॉपर तरीके से असेस करेंगे। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम में हम हार्ट रिदम को और पोटेंशियल हार्ट डैमेज को आइडेंटिफाई करेंगे, इमेजिंग टेस्ट करेंगे जिसमें सीटी स्कैन वगैरह को सीटी स्कैन करेंगे, जिसमें किडनी को, एड्रिनल ग्लैंड्स को और अदर ऑर्गेनल स्ट्रक्चर्स को हम चेक करेंगे, किडनी और एड्रिनल ग्लैंड असेसमेंट भी हम यहाँ पर करेंगे। मेडिकल मैनेजमेंट में डायबिटिक्स का यूज करेंगे, डायबिटिक्स का यूज करने से क्या होता है कि एक्सेस अमाउंट ऑफ जो इलेक्ट्रोलाइट्स है, सोडियम और जो वाटर है वो हमारी बॉडी से एक्सक्रीट हो जाएगा और ब्लड प्रेशर जो वो नॉर्मल हो जाएगा। एसी इनहिबिटर्स क्या करते हैं कि हमारी ब्लड वेसल्स को रिलैक्स कर देते हैं, जिसकी वजह से हार्ट कॉन्ट्रैक्शन भी रिड्यूस हो जाते हैं, हार्ट जो है हमारा प्रॉपर तरीके से ब्लड को पंप करता है। एआरबीज जो होते हैं एसी इनहिबिटर्स की तरह होते हैं। कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स क्या करेंगे कि ये जो कैल्शियम को हमारे हार्ट है उसकी मसल्स है इसमें जाने से प्रिवेंट करेंगे, और ब्लड वेसल्स में कैल्शियम को जाने से प्रिवेंट करेंगे, जिससे जो हमारी ब्लड वेसल्स है वो रिलैक्स रहेंगी। बीटा ब्लॉकर्स क्या करते हैं कि हमारे हार्ट रेट को स्लो डाउन करें और हार्ट की कॉन्ट्रैक्टिलिटी को ये रिड्यूस, जो फोर्स होता है बहुत ज्यादा हार्ट को कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए जो फोर्स लगाना पड़ता है वो भी कम करेंगे। अदर मेडिकेशंस का भी यूज करते हैं जिसमें हम अल्फा ब्लॉकर्स, सेंट्रल अल्फा 2 एगोनिस्ट और वैसोडायलेटर्स का हम यूज करते हैं। न्यूट्रिशनल एंड डाइटरी मैनेजमेंट में डैश डाइट जो है हम जरूर देंगे, जो क्या है कि डाइटरी अप्रोचेस टू स्टॉप द हाइपरटेंशन, जिसमें फ्रेश फ्रूट्स, वेजिटेबल, होल ग्रेन्स, लो फैट डाइटरी प्रोडक्ट्स, और ऐसा जो हम डाइट है वो लेंगे जो सोडियम में कम हो। विटामिन बी, कैल्शियम जैसा फूड जो है वो ज्यादा इनटेक करेंगे, इसमें आलमंड, बीन, होल ग्रेन्स और डार्क लीफी ग्रीन वेजिटेबल्स और सी वेजिटेबल्स का हम यूज कर सकते हैं। रिफाइंड फूड को हमें अवॉइड करना है, जैसे कि व्हाइट ब्रेड, हेल्दी ऑयल का यूज करना है, ऑलिव ऑयल या फिर वेजिटेबल ऑयल, डेली हमें 6 से 8 ग्लासेस जो है वो वाटर पीना है। नर्सिंग मैनेजमेंट तो आप सब लोग जानते हैं कि कैसे क्या करना है, तो ये आप खुद से भी लिख सकते हैं और खुद से भी बता सकते हैं। लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन हम क्या करेंगे, पेशेंट को रेगुलर एक्सरसाइज के बारे में बताएंगे कि हर हफ्ते आपको कम से कम 30 मिनट जो है वो एक्सरसाइज करना है। हेल्दी डाइट लें जिसमें आप फ्रेश फ्रूट्स, फ्रेश वेजिटेबल्स, फ्रेश ऑयल का यूज करें, साथ ही साथ कम सोडियम और सेचुरेटेड और ट्रांस फैट जैसी जो डाइट है वो कम से कम ले। वेट मैनेजमेंट, तो इसमें क्या करना है कि आपको अपना जो वेट है उसको मेंटेन करना है, कि ज्यादा ओबेस लोगों में भी हम देखते हैं कि हाइपरटेंशन की जो प्रॉब्लम है वो होती है। स्ट्रेस रिडक्शन, आजकल ज्यादातर अगर बच्चों में अगर हम देखें या यंग लोगों में देखें तो हाइपरटेंशन का जो मेन कॉज है बच्चे वो है स्ट्रेस। बच्चों में पढ़ाई का स्ट्रेस, बड़ों में फ्यूचर का स्ट्रेस, और ओल्ड एज तो ये ऐसा होता ही है कि जहां पर बीपी की कंडीशंस होती ही होती हैं। तो स्ट्रेस जो है वो एक बहुत ही कॉमन कॉज है जिसमें जो ब्लड प्रेशर है वो ज्यादातर इंक्रीज होता है। सो ये है हमारा लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन ऑफ द
हाइपरटेंशन। तो यहाँ पर जो है हमारी हाइपरटेंशन की कंडीशन जो है वो खत्म होती है, बहुत ही इंपॉर्टेंट कंडीशन है। तो यहाँ पर पूछ लेता है एग्जामिनर भी जो है वो हाइपरटेंशन वाले टॉपिक्स में से कुछ क्वेश्चन पूछ लेता है, जिसमें आपका एक डाइट मेनली जो है वो डाइट पूछ लेते हैं कि कौन सी डाइट जो है वो हम हाइपरटेंशन वाले पेशेंट को देंगे या कौन सी मेडिकेशन ज्यादा यूजफुल होती है। तो डाइट में सबसे पहले आप डैश का नाम लेंगे, बहुत ही इफेक्टिव जो है वो प्रेजेंट करती है एग्जामिनर को कि बच्चे ने जो है वो डीपली पढ़ा है। तो ये जो है अच्छा इम्पैक्ट जो है वो डालती है एग्जामिनर के ऊपर। और प्लस कॉम्पिटेटिव एग्जाम में भी ये क्वेश्चंस आता है, ये क्वेश्चन मैंने देखा है आता है कि हाइपरटेंशन वाले पेशेंट को हम कौन सी डाइट देंगे। तो आप जो है कोई भी चीज में वो मिस ना करें, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, ये पूरी यूनिट ही वो जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए इसी के साथ आज का हमारा जो टॉपिक है वो खत्म होता है। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं बोलना भूल गई थी कि प्लीज हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि हमारे आने वाले जो नोटिफिकेशन, आने वाले जो लेक्चर्स हैं या जो भी जो हम अपने यूट्यूब चैनल पर अपलोड कर रहे हैं, आपकी पढ़ाई से रिलेटेड जो चीजें जो अपलोड कर रहे हैं वो आप तक पहुंच सके। तो इसी के साथ आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।